माता पिता ने अगर अपने एक बच्चे को संपत्ति से बेदखल कर दिया तो क्या वह बच्चा कुछ नहीं कर सकता? क्या बेदखली के बाद बेटा माता या पिता से उस संपत्ति पर अपना अधिकार मांग सकते हैं? जानिए इसके बारे में कानून क्या कहता है और उस बच्चे के पास, उस पुत्र के पास कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं। और अगर बुजुर्ग माता पिता ने अपने पुत्र या पुत्रियों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है तो क्या बेदखल होने के बाद उन बच्चों के सारे अधिकार खत्म हो गए, या फिर कानून में बच्चों के पास कोर्ट जाने का कोई रास्ता बचता है, अपना अधिकार वापस लेने का, अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करने का कोई रास्ता मिलता है? इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो में आपको पूरा कानूनी सच जानने को मिल जाएगा। क्योंकि संपत्ति से अगर बेदखल कर दिया तो कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। तो सवाल उठता है तो क्या वह बच्चा इस फैसले को कानून में, कोर्ट में चुनौती दे सकता है, और उस बच्चे का कौन सी संपत्ति में अधिकार बनता है, किस प्रकार की संपत्ति में अधिकार नहीं बनता है? ये पूरी जानकारी, पूरा सच आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा जानकारी देने वाला इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पूरा देखने के बाद ही सारी बात आपको समझ में आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और लाइक करने के बाद अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। हमारे सामने इस तरह के कई सवाल सुनने को मिलते हैं, कई जवाब जिनका कोई जवाब नहीं होता। ये कहा जाता है कि फला व्यक्ति को उसके पिता ने संपत्ति से बेदखल कर दिया, अपनी संपत्ति को किसी एक पुत्र या पुत्री को दे दिया और दूसरे पुत्र को बेदखल करने के बाद वहां से निकाल दिया, और अब उसको कोई भी हिस्सा वो देना नहीं चाहता। तो उस व्यक्ति के पास, जिसको बेदखल कर दिया है, उसके पास ये सवाल होता है कि क्या उसको अपने पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, और अगर मिल सकता है तो उसका तरीका क्या है, किस प्रकार से वह अपना हिस्सा अपने पिता से प्राप्त कर सकता है। क्योंकि उसके पिताजी दूसरे भाई के कहने में है और सभी संपत्ति उसके नाम कर दी है, और अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो क्या पिता की मृत्यु के बाद भी वो सारी संपत्ति वो एक अकेला भाई ले लेगा और उसको कुछ नहीं मिलेगा? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आगे जानने के लिए सबसे पहले हमें इसके बारे में कानून समझना होगा, संपत्ति का प्रकार समझना होगा, और इस बात को भी समझना होगा कि एक पिता के पास वो संपत्ति किस प्रकार से आई है। क्या उन्होंने अपने पैसों से, अपनी कमाई के द्वारा पैसों से उस संपत्ति को खरीदा है, या वो संपत्ति विरासत के तौर पे उनको मिली है, या फिर पुश्तैनी रूप से उनके परदादा से होती हुई उनके पास आई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब और हम ले लेते हैं, और वो ये है कि पैतृक संपत्ति होती किस प्रकार है। इसको हम समझ लेते हैं बारीकी से, अच्छे तरीके से। काफी लोगों के मन में ये डर और वहम होता है, उनके पास हर तरह की संपत्ति बुजुर्गों से अगर उनको मिली है तो वो उसको पैतृक ही समझ लेते हैं, और अधिकांश लोग कोर्ट में इस वजह से हार का मुंह देखते हैं, क्योंकि उनको पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति में फर्क नहीं मालूम। तो सिंपल, सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि एक परदादा के पास कोई संपत्ति है और उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्होंने उस संपत्ति को किसी के नाम नहीं किया, न किसी को विल किया, ना गिफ्ट किया, ना किसी भी तरह से हस्तांतरित किया। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र यानी कि आपके दादा के पास वो संपत्ति आती है। दादा की मृत्यु के बाद आपके पिता के पास बिना बंटवारा, बिना किसी पार्टीशन, बिना किसी को विल किए आती है। तो आप उस संपत्ति में वारिस हैं, जन्म से वारिस हैं, और उस पर आपका हक अधिकार है। भले ही आपके पिता के पास आने के बाद आपके पिता ने आपके ताऊ, आपके चाचा से उस संपत्ति का बंटवारा कर लिया है। तो ऐसी किसी भी संपत्ति को कोई भी पिता अपने एक चहेते पुत्र को नहीं दे सकता, किसी एक पुत्र को उस संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। और अगर ऐसा वो करता है कि एक पुत्र को वसीयत के जरिए उस संपत्ति को दे देता है, तो दूसरा पुत्र जिसको उस संपत्ति से कुछ नहीं मिला, जिसको एक पिता ने बेदखल कर दिया, तो वह व्यक्ति कोर्ट में जाकर हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 की सेक्शन 6 के अंतर्गत पार्टीशन सूट का दावा कर सकता है। वही हम स्व अर्जित संपत्ति को समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति ने किसी भी संपत्ति को अपने जीवन भर की कमाई से, उन पैसों से खरीदा है, उसकी रजिस्ट्री अपने नाम से करवाई है, उस संपत्ति को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से चढ़वाया है, तो ऐसी किसी भी संपत्ति को हम स्व अर्जित संपत्ति बोलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि उसकी सारी संपत्ति जो उसके पिता के पास है उसने एक भाई को दे दी है और उसको उस संपत्ति से बेदखल कर दिया है, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि वो संपत्ति किस प्रकार से है, स्व अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, या उस संपत्ति का प्रकार क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर वह पैतृक संपत्ति है, एक परदादा से दादा, दादा से पिता, और पिता के पास अपने भाइयों से बंटवारा होकर आई है और पिता ने उस संपत्ति पर अपना नाम चढ़वा लिया है, तो पिता के सभी पुत्रों के लिए वह संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाएगी। और ऐसी स्थिति में वो पिता अपने किसी चाहते पुत्र को उस संपत्ति को दे देता है, दान कर देता है, या वसीयत के जरिए दे देता है, और दूसरे पुत्र को उस संपत्ति से बेदखल कर देता है। तो इसके लिए दूसरा पुत्र चैलेंज कर सकता है, कोर्ट जा सकता है, सिविल पार्टीशन सूट के जरिए उस संपत्ति पर अपना आवेदन कर सकता है। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि क्या बेदखल किया गया सही है। तो जो व्यक्ति जिसको
पैतृक संपत्ति मिली है उसने अपने नाम से उस संपत्ति को राजस्व रिकॉर्ड में छपवा दिया है और एक पुत्र को उस संपत्ति को उसने दान कर दिया है या वसीयत कर दिया है, लेकिन ऐसा वह दूसरे पुत्र को बेदखल नहीं कर सकता। यानी कि चूंकि किसी संपत्ति को अगर पैतृक रूप से किसी को मिला है तो वह सभी उत्तराधिकारी होते हैं उस संपत्ति के, और एक उत्तराधिकारी दूसरे उत्तराधिकारी को उस संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता, क्योंकि सभी का इसमें बराबर बराबर हक और हिस्से होते हैं। और कानून में भी यह कहा गया है कि एक परदादा के द्वारा बिना किसी संपत्ति का बंटवारा किए उसके गुजर जाने के बाद उसकी संपत्ति अगर उसके पुत्र को यानी कि आपके दादा को मिलती है और दादा की भी मृत्यु के बाद बिना बंटवारा वो संपत्ति आपके पिता के पास आती है, तो पिता के लिए वह संपत्ति पैतृक ही कहलाएगी और उनके पुत्रों के लिए भी वह संपत्ति पैतृक कहलाएगी। लेकिन पिता के जो भाई हैं यानी कि आपके चाचा और ताऊ हैं, तो उनका भी उस पैतृक संपत्ति में हक और हिस्सा होता है, और अगर वे सभी मिलकर यानी कि आपके चाचा, ताऊ और आपके पिता मिलकर उस संपत्ति का बंटवारा करके राजस्व रिकॉर्ड में अगर उसका नाम अपने नाम से दर्ज करवा भी लेते हैं, उसके बावजूद इन सभी के यानी कि चाचा, ताऊ और आपके पिता की संतान के लिए वह संपत्ति पैतृक कहलाएगी। और ऐसे में वह पिता अपने किसी एक पुत्र को इस संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पुत्र भी इस संपत्ति का उत्तराधिकारी है। और अगर वो ऐसा कर लेता है, एक चहेते पुत्र को उस संपत्ति को दे देता है, वसीयत कर देता है, तो दूसरा पुत्र जिसको बेदखल किया गया है वह अपने बेदखल होने को और उस संपत्ति के हक हिस्से को कोर्ट में चुनौती दे सकता है। अब इसमें अलग बात यह है कि जिसको बेदखल किया गया है या एक पिता अपना हिस्सा उसको देना नहीं चाहता, लेकिन वह भाई अपने भाई को अपना हिस्सा स्वेच्छा से छोड़ना चाहता है, तो वह इसमें हक तर्क उसको कर सकता है और अपना स्वेच्छा से हिस्सा छोड़ सकता है। लेकिन वह पुत्र जिसको बेदखल किया गया है अपना हिस्सा नहीं छोड़ना चाहे और अपना हिस्सा उस व्यक्ति से लेना चाहे जिस संपत्ति को उसके पिता ने एक ही भाई को दे दिया है, तो वह कोर्ट से उस हिस्से को, उस हक को प्राप्त कर सकता है। इसमें एक दूसरी सूरत तब बनती है कि एक पिता अपने सभी पुत्रों को उस संपत्ति को नहीं देना चाहता, और चूंकि उसको वो संपत्ति पैतृक रूप से मिली है और वह पुश्तैनी संपत्ति है, और चूंकि सभी पुत्रों पुत्रियों का और उस पिता का भी उस संपत्ति में बराबर अधिकार है, तो पिता उस संपत्ति को अकेले नहीं बेच सकता। और अगर ऐसा वो कर देता है, किसी भी व्यक्ति को उस संपत्ति को बेचकर पैसे प्राप्त कर लेता है, तो उसके पुत्र और पुत्रियां कोर्ट में इस बात को चैलेंज कर सकते हैं और बेची गई संपत्ति की रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। और इसी प्रकार अगर एक पुत्र को उस संपत्ति को नहीं देकर दूसरे पुत्र को देकर वसीयत कर दी गई है, तो ऐसी किसी वसीयत को भी रिवोक या कैंसिल करवाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत वहीं आती है कि काफी लोगों को पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति में फर्क नहीं मालूम, और इसी फर्क के पता नहीं होने की वजह से वे कोर्ट में केस करते हैं। कई सालों के गुजरने के बाद उनको ये पता चलता है कि जिस संपत्ति को पाने के लिए, जिसके हक के लिए उन्होंने कोर्ट में आवेदन किया है, वह संपत्ति पैतृक है ही नहीं। और पैतृक संपत्ति को समझने का जो फर्क आता है, वो फर्क आता है पार्टीशन होने की वजह से। इसको आप एक उदाहरण से समझिए कि किसी परदादा के नाम से कोई संपत्ति है और उनकी मृत्यु से पहले वह अपने पुत्र को यानी कि आपके दादा को उस संपत्ति को वसीयत के जरिए लिखित रूप से रजिस्टर्ड वसीयत करके देकर जाते हैं, और उसके बाद उनकी मृत्यु होती है। तो अब वो संपत्ति पैतृक नहीं रही। आपके परदादा के गुजरने के बाद दादा के नाम से वो जमीन चढ़ते ही दादा की वह संपत्ति स्व अर्जित संपत्ति बन जाती है। तो पैतृक संपत्ति का फर्क आपको समझ में आ गया होगा कि बिना पार्टीशन 4 पीढ़ी तक अगर संपत्ति चलकर आपके पास आती है तो वो पैतृक संपत्ति कहलाएगी, लेकिन इन 4 पीढ़ियों के बीच में अगर कहीं उस संपत्ति का पार्टीशन हो गया, बंटवारा हो गया, तो वह संपत्ति फिर पैतृक नहीं रहेगी। अब अगर आपको पैतृक संपत्ति का भेद समझ में आ गया और वास्तव में वो संपत्ति पैतृक है और आपके पिता ने उस संपत्ति को किसी को वसीयत कर दिया है, भले ही उनकी मृत्यु हो गई हो और उसको आपको बाद में पता चला हो, तो बाद में भी आप ऐसे किसी भी अपने हक और हिस्से को प्राप्त कर सकते हैं। और किसी एक व्यक्ति को वसीयत के द्वारा उस संपत्ति को दिया गया है तो उसमें अपना हक और हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर आपके पिता के द्वारा अपने जीवन काल में उस संपत्ति को बेच दिया गया है, को बेचने के बाद उसकी रजिस्ट्री करवाकर उसका पैसा भी प्राप्त कर लिया गया है और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु के बाद पैतृक होने की अवस्था में आप उस बेचान को अवैध करार देकर उस संपत्ति की रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही उस व्यक्ति ने जिसने उस संपत्ति को खरीदा था उसने उस संपत्ति पर कोई मकान बना लिया है, कोई गोडाउन बना लिया है या कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी है, उसके बावजूद उस संपत्ति में से आप अपना हक और हिस्सा और अधिकार मांग सकते हैं, ले सकते हैं। इसके लिए आपको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की सेक्शन 6 के अंतर्गत एक पार्टीशन सूट दाखिल करना होगा माननीय सिविल कोर्ट में। तो यहाँ तक पैतृक संपत्ति के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि किस परिस्थिति में, किन हाल में आप अपना हक और हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है स्व अर्जित संपत्ति किसी व्यक्ति के पास हो और उस स्व
अर्जित संपत्ति में से आप अपना हक और हिस्सा अगर पिता ने आपको बेदखल कर दिया है तो किस प्रकार ले सकते हैं। तो किसी के पास किसी भी तरह की कोई संपत्ति हो, कोई मकान हो, फ्लैट हो, प्लॉट हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई गोडाउन हो या कोई अच्छा खासा बना हुआ मकान हो और उसने उस मकान को, उस संपत्ति को स्व अर्जित संपत्ति के रूप में अपने जीवन भर की कमाई से खरीदा हो, उसको अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाया हो, उसका राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन, नाम ट्रांसफर या दाखिल खारिज भी अपने नाम से करवा लिया हो। तो इसमें भी दो सूरत बताऊंगा मैं आपको कि दो परिस्थिति बनती है जिसमें आप अपना हक ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो नहीं लेने की सूरत में आपको पहले बता देता हूं कि उस पिता को उस संपत्ति को जो कि उसने अपने पैसों से खरीदी है और वह स्व अर्जित संपत्ति उसकी है, तो उस संपत्ति को किसी को भी दान देने का, किसी को भी वसीयत करने का, किसी को भी बेच देने का पूरा अधिकार है। और ऐसा वह अपने पुत्र को भी बेच सकता है, पुत्र को वसीयत कर सकता है, दान दे सकता है या किसी बाहर के व्यक्ति को भी उस संपत्ति को बेच सकता है। इसमें उसके किसी भी पुत्र और पुत्री के द्वारा अधिकार नहीं जताया जा सकता। ऐसे में वह अगर अपने एक पुत्र को बेदखल कर दे तो वह बेदखल होया हुआ पुत्र भी उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं जमा सकता। और इसका एकमात्र कारण यही है कि कानून में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा स्व अर्जित संपत्ति उसको प्राप्त हुई है, उसके नाम से वो रजिस्टर्ड है, उसके नाम से राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम है, तो उसको इस बात का राइट है कि वह किसी को भी इसकी वसीयत कर दे, दान कर दे या बेच दे। इसके अलावा जो व्यक्ति ने खरीदी है जमीन या संपत्ति वह स्वर्जित तो उसकी है ही है, लेकिन अगर उसके किसी रिश्तेदार ने उसको कोई संपत्ति वसीयत के जरिए दी है और उसने उस संपत्ति को अपने नाम करवा लिया है या किसी ने उसको दान पत्र के जरिए, गिफ्ट के जरिए संपत्ति दी है, तो भी वह संपत्ति उसकी स्वर्जित संपत्ति बच जाती है और उसमें भी यही कानून लागू होगा। तो ये पहली परिस्थिति थी कि किस प्रकार एक पिता स्वर्जित संपत्ति को चाहे जिसे दे सकता है और दूसरा पुत्र और पुत्री उसमें आक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी परिस्थिति ऐसी बनती है कि सभी पुत्र और पुत्रियां अपना हक और हिस्सा ऐसी संपत्ति पर ले सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति जब बनती है कि एक पिता के पास इस तरह की संपत्ति है, वह स्व अर्जित संपत्ति है, उस पिता की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु से पहले उसने किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को उस संपत्ति को बेचा नहीं है, किसी के भी नाम से उस संपत्ति को गिफ्ट नहीं करवाया है, न ही किसी के नाम से वसीयत की है। तो ऐसी संपत्ति जब उस पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो फर्स्ट क्लास उत्तराधिकारी होते हैं, भले ही उसकी पत्नी हो, उसके एक पुत्र, दो पुत्र, तीन पुत्र या पुत्रियां हो, तो उन सभी बचे हुए वारिसों का बराबर अधिकार उस संपत्ति में बन जाता है। और ऐसी स्थिति में कोई एक पुत्र या पुत्री उस संपत्ति को हड़प नहीं सकता। उसके बाकी के पुत्र और पुत्री या उसकी पत्नी इस पर आक्षेप कर सकते हैं और उस संपत्ति पर अपना दावा करके कोर्ट के जरिए अपना हक और हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको पैतृक संपत्ति क्या होती है, पैतृक संपत्ति के प्रकार क्या हैं और असलियत में पैतृक संपत्ति होती क्या है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर पैतृक संपत्ति है और एक पिता ने किसी पुत्र को उस संपत्ति से बेदखल कर दिया है तो दूसरा पुत्र उस संपत्ति को अकेले नहीं हड़प सकता। बेदखल किया गया पुत्र बेदखल होता ही नहीं है, क्योंकि एक उत्तराधिकारी को दूसरे उत्तराधिकारी को बेदखल करने का राइट नहीं है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा पैतृक संपत्ति होती किस प्रकार है, इस बात को भी आपने समझ लिया है और इसके बाद उससे अपना हक और हिस्सा प्राप्त कैसे करना है ये भी आपने समझ लिया है। इसके बाद जो स्व अर्जित संपत्ति है उसको भी आपने समझ लिया है और उसमें दो परिस्थितियों में, एक में आप बेदखल हो सकते हैं, उसमें आप किसी भी तरह का कोई आक्षेप नहीं कर सकते, और दूसरे तरीके में आप उस संपत्ति में से अपना हिस्सा कोर्ट के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी परिस्थितियों पे हमने डिटेल में डिस्कशन करने की और समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको भी इससे कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ समझ में बात आई होगी, कुछ जानने को मिला होगा। इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वो नंबर सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल नहीं करें, व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप संपत्ति से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहते हैं, आप किसी भी संपत्ति को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उससे पहले आपको कोई बात को या कोई सवाल को जानना है या उसके बारे में जानकारी करनी है, या आपको सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट या लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के बारे में जानकारी करनी है, इनका फॉर्मेट प्राप्त करना है या बनवाना है, तो हमारे पास विशेषज्ञों की टीम है, उनके द्वारा आपको नॉमिनल चार्ज पर यह बनाकर दिया जा सकता है। उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये सेवा ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक करिए, हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हम आपसे मिलते हैं फिर नए टॉपिक, नए कंटेंट और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।